शनि ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह, जिसे एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने सन 1610 में खोजा था। आज भी देखने पर हमें शनि ग्रह काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है, जिसके पीछे का कारण है शनि ग्रह की वो खूबसूरत रिंग्स। शनि ग्रह की इन रिंग्स के अलावा शनि के चांद भी इसे कई मायनों में खास बनाते हैं। शनि के इन्हीं 82 चंद्रमाओं के बीच टाइटन और इंसेलेडस कई मायनों में खास हैं, क्योंकि यह काफी हद तक हमारी पृथ्वी के जैसे हैं। टाइटन जहां मीथेन से भरी एक दुनिया है, तो वहीं इंसेलेडस बर्फ का एक गोला। इसी बर्फ के गोले को जब हाल ही में वैज्ञानिकों ने इंफ्रारेड व्यू में देखा, तो वैज्ञानिकों को इसके पोल्स पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने हमारी इंसेलेडस की पूरी अंडरस्टैंडिंग को ही चेंज कर दिया। और हाल ही में नासा के इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ ने सूर्य पर ऐसा क्या खोजा जो हमारी मदद सूर्य के कोरोना के टेम्परेचर्स को समझने में कर सकता है, और कैसे वैज्ञानिकों को देखने को मिले एक एस्ट्रॉयड के अराउंड अरोरास। जानेंगे इन सब के बारे में आज के एस्ट्रोनॉमी अपडेट्स के एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आपको इन अपडेट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। नासा का कैसिनी स्पेसक्राफ्ट, जिसने शनि ग्रह को पूरे 13 सालों तक स्टडी किया था, जिसके दौरान इसने शनि ग्रह, इसके रिंग्स और इसके मून्स को काफी डिटेल में स्टडी किया था। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट की बैटरीज के खत्म हो जाने पर इस स्पेसक्राफ्ट ने शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर में एंटर होकर अपना दम तोड़ा था, ताकि इंसेलेडस और टाइटन पर मौजूद किसी भी तरह के जीवन को बचाया जा सके। उसी कैसिनी स्पेसक्राफ्ट द्वारा कलेक्टेड डेटा को यूज करके हाल ही में वैज्ञानिकों ने इंसेलेडस के एक ग्लोबल इंफ्रारेड व्यू को काफी डिटेल में तैयार किया है। इन इंफ्रारेड इमेजेस को तैयार करने के लिए जिस डेटा का यूज किया गया, वो स्ट्रॉन्गली इस और इशारा कर रहा है कि इंसेलेडस के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बर्फ हाल ही में रीसरफेस हुई है, यानी कि यह बर्फ काफी नई है, जो कि इंसेलेडस के जियोलॉजिकली एक्टिव होने की ओर इशारा कर रहा है। दरअसल इसके संकेत हमें पहले भी कैसिनी ने दिए थे। जब कैसिनी ने 2005 में इंसेलेडस को फ्लाई बाय किया था, तब उसने बर्फ के इस गोले से वाटर जेट्स को निकलते हुए देखा था। इन वाटर जेट्स के बीच से फ्लाई बाय करने पर कैसिनी को इन वाटर जेट्स के वेपर्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिले थे, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने यह थ्योराइज किया कि यह चांद इंसेलेडस एक वाटर ओशियन वर्ल्ड है, जो कि बर्फ की एक मोटी लेयर से ढका है, और उन प्यूम्स की फॉर्मेशन इसके कोर में होने वाली जियोलॉजिकल एक्टिविटीज का नतीजा है। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट में लगे विजिबल और इंफ्रारेड मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर ने शनि, इसके चांद और इसकी रिंग से आने वाली सारी मेजर विजिबल और इंफ्रारेड लाइट को कलेक्ट किया था, जिसके बाद विम्स ने उस सारी रोशनी को वेरियस वेवलेंथ्स में सेपरेट किया, जिसने वैज्ञानिकों की मदद यह समझने में की कि यह रोशनी कहां से आ रही है। विम्स के डेटा को जब कैसिनी द्वारा कैप्चर्ड डिटेल्ड इमेजेस के साथ कंबाइन किया गया, तो वैज्ञानिकों ने इससे इंसेलेडस के ग्लोबल स्पेक्ट्रल मैप को जनरेट किया। इस नए स्पेक्ट्रल मैप ने हमें दिखाया कि कैसे इंफ्रारेड व्यू में मिले सिग्नल्स इंसेलेडस की जियोलॉजिकल एक्टिविटीज से कोरिलेट कर रहे हैं, जिसे इंसेलेडस के साउथ पोल पर इजीली देखा जा सकता है, और जिसे वैज्ञानिकों ने टाइगर स्ट्राइप नाम दिया है, जहां से इसके उस सब सरफेस ओशियन से बर्फ और वेपर्स की जेट्स निकलती हैं। लेकिन यही सेम फीचर्स हमें इंसेलेडस की नॉर्थ साइड में देखने को मिले। यह न केवल वैज्ञानिकों को यह बताता है कि इंसेलेडस का नॉर्दर्न एरिया ताजी बर्फ से ढका है, बल्कि यहाँ पर भी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज साउथ पोल की तरह ही हैं, और इंसेलेडस के दोनों पोल्स की बर्फ काफी नई है, और जहाँ इसकी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से रीसरफेसिंग भी हुई है। इंसेलेडस के नॉर्थ पोल में रीसरफेसिंग का कारण या तो जेट्स या फिर इसकी क्रस्ट के फ्रैक्चर्स की वजह से आइस की होने वाली ग्रेजुअल मूवमेंट इसका कारण हो सकती है। इंसेलेडस के इंफ्रारेड व्यू से हमें यह पता चला कि इसके साउथ पोल की सरफेस काफी नई है, जो कि हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वहां पर जेट्स आइस और अदर मटेरियल्स को बाहर की ओर फेंकती हैं, जिनके वापस सरफेस पर गिरने से नई सरफेस का निर्माण होता है। लेकिन इस इंफ्रारेड व्यू ने हमें इंसेलेडस के पास्ट का एक व्यू दिखाया,
क्योंकि हमने इस इंफ्रारेड व्यू में देखा कि एनसेलेडस के नॉर्थ पोल का एक हिस्सा काफी नया है और जो शायद इसकी जियोलॉजिकल टाइमलाइन में बहुत पहले एक्टिव नहीं था। इसी के साथ हम चलते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। नेचर एस्ट्रोनॉमी में हाल ही में पब्लिश्ड एक पेपर में रिसर्चर्स ने नैनोजेट्स की पहली क्लियर इमेज को रिपोर्ट किया है। ये नैनोजेट्स ब्राइट थिन लाइट्स होती हैं जो सोलर एटमॉस्फेयर में मैग्नेटिक स्ट्रक्चर के परपेंडिकुलर ट्रेवल करती हैं, जिसे हम कोरोना भी कहते हैं। यह समझने के लिए कि सूर्य का एटमॉस्फेयर इसकी सतह की तुलना में इतना अधिक गर्म क्यों है और इसके एटमॉस्फेयर की इस हीटिंग की वेरियस थ्योरीज का पता लगाने के लिए रिसर्चर्स ने नासा के इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ मिशन को यूज किया। इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ को सूर्य पर होने वाली रेयर घटनाओं को देखने के लिए एक हाई रेजोल्यूशन इमेजर के साथ ट्यून किया गया है, ताकि यह उन मुश्किल से दिखने वाली घटनाओं पर जूम करके बारीकी से उनका अध्ययन कर सके। नैनो फ्लेयर्स सूर्य पर होने वाले छोटे विस्फोट होते हैं, लेकिन उन्हें हमारे द्वारा स्पॉट किया जाना काफी मुश्किल होता है। यह नैनो फ्लेयर्स काफी फास्ट और काफी छोटे होते हैं, यानी कि इन्हें सूर्य के ब्राइट सरफेस पर देखा जाना काफी मुश्किल है। 3 अप्रैल 2014 को एक इवेंट जिसे कोरोनल रेन कहा जाता है, उसके दौरान हमें सूर्य के कोरोना से इसकी सतह पर ठंडे प्लाज्मा की स्ट्रीम एक वाटरफॉल की तरह गिरती दिखाई दी। वैज्ञानिकों ने इस इवेंट के एंड में छोटी छोटी ब्राइट जेट्स को देखा। यह ब्राइट फ्लैशेस नैनो जेट्स थीं, जो गर्म प्लाज्मा है जो कि इतनी फास्ट ट्रेवल करता है कि ये सूर्य के मैग्नेटिक लूप्स में ब्राइट थिन लाइंस के रूप में इमेजेस में दिखाई देती हैं। नैनो जेट्स को नैनो फ्लेयर्स की प्रेजेंस का एक की एविडेंस माना जाता है। माना जाता है कि हर एक नैनो जेट्स एक प्रोसेस से स्टार्ट होती है जिसे मैग्नेटिक रिकनेक्शन कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के उलझकर एक्सप्लोसिवली रीअलाइन होने को मैग्नेटिक रिकनेक्शन कहते हैं। यह एक मैग्नेटिक रिकनेक्शन दूसरी मैग्नेटिक रिकनेक्शन को सेट कर सकती है, जिसकी वजह से सूर्य के कोरोना में नैनोजेट्स की एक बाढ़ सी आ जाती है। एक प्रोसेस जो कि कोरोना को गर्म करने वाली एनर्जी को जनरेट कर सकती है। हमारी स्क्रीन पर चल रही विजुअलाइजेशन में सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी ने हमें IRIS के नैनोजेट्स के नजदीकी व्यू में जूम करने से पहले सूर्य का एक पूरा दृश्य दिया है, जो कि मैग्नेटिक लूप्स में ब्रीफली लाइट अप करता है। IRIS ने एक टाइम में सूर्य के एक छोटे से हिस्से पर फोकस करके अपनी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को कैप्चर किया। इस स्पेसिफिक इवेंट की ऑब्जर्विंग, एजुकेटेड गैस वर्किंग और सही समय पर सही जगह पर देखने का कॉम्बिनेशन है। एक बार जब नैनोजेट्स को कोरोनल रेन की बैकड्रॉप में पहचाना गया, तो रिसर्चर्स ने नासा की सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी, हिंडे ऑब्जर्वेटरी, जो कि जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ESA और नासा की एक पार्टनरशिप है, उन्हें सूर्य का एक कंप्लीट व्यू कैप्चर करने के लिए और यह कंफर्म करने के लिए कि उन्होंने नैनोजेट्स को देखा और उनके कोरोना पर होने वाली इफेक्ट का पता लगाने के लिए कहा। रिसर्चर्स ने सूर्य पर देखे गए उस इवेंट को फिर से क्रिएट करने के लिए कई ऑब्जर्वेशंस को एडवांस्ड सिमुलेशन के साथ जोड़ा। मॉडल से यह पता चला कि नैनोजेट्स मैग्नेटिक रिकनेक्शन नैनो फ्लेयर्स के सिग्नेचर्स थे, जो सिमुलेशन में कोरोनल हीटिंग में योगदान दे रहे थे। पूरे सूर्य पर नैनोजेट्स और नैनो फ्लेयर्स की फ्रीक्वेंसी और यह सोलर कोरोना को गर्म करने में कितनी ऊर्जा का योगदान करते हैं, इसके लिए और अधिक रिसर्च की जरूरत है। सोलर ऑर्बिटर और पार्कर सोलर प्रोब जैसे मिशन सोलर कोरोना की और डिटेल्स हमें दे सकते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं तीसरी अपडेट की तरफ। हमारी पृथ्वी पर ऑरोरास की फॉर्मेशन तब होती है जब सूर्य से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक लाइंस को फॉलो करते हैं। तब यह सोलर पार्टिकल्स के एटम्स और मॉलिक्यूल्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से स्ट्राइक करते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी के आसमान में ऑरोरास की फॉर्मेशन होती है। हमारी पृथ्वी की तरह ही ये ऑरोरास हमें हमारे सोलर सिस्टम के कई ग्रहों और मून्स पर देखने को मिलते हैं। लेकिन ESA के रोसोटा स्पेसक्राफ्ट पर लगे साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लेड इंस्ट्रूमेंट ने
जो कि एक फार अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड आयन एंड इलेक्ट्रॉन सेंसर है, उसने इन अरोरास को कॉमेट 67P पर देखा। हमारी नई रिसर्च से हमें ये पता चला कि सोलर विंड्स के साथ इस कॉमेट की तरफ आने वाले चार्ज पार्टिकल्स इस कॉमेट के गैसियस सराउंडिंग यानी कि कोमा के साथ रिएक्ट करते हैं और इस अरोरास की फॉर्मेशन करते हैं। कॉमेट 67P का गैसियस एटमॉस्फेयर यानी कि कोमा इन सोलर पार्टिकल्स की वजह से एक्साइटेड हो जाता है और अल्ट्रावायलेट लाइट में ग्लो करने लगता है। हमारे वैज्ञानिकों ने इनिशियली कॉमेट 67P पर हो रही अल्ट्रावायलेट इमिशन को एक ऐसा फिनोमिना समझा था जिसे डे ग्लो कहा जाता है, जिसके दौरान सोलर फोटॉन्स कॉमेट की गैस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हमारे वैज्ञानिक यह जानकर काफी ज्यादा हैरान हो गए कि वो अल्ट्रावायलेट इमिशंस ऑरोरास हैं, जो कि फोटॉन्स की बजाय सोलर विंड्स के इलेक्ट्रॉन से ड्राइव्ड हैं। यह इलेक्ट्रॉन उस कॉमेट के कोमा में मौजूद फर्टर और अदर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर कॉमेट के नियर बाय इन्वायरमेंट में एक्सेलरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक्साइटेड एटम डिस्टिंक्टिव लाइट्स की फॉर्मेशन करते हैं। अभी भी हमारे वैज्ञानिक वेरियस नई रिसर्चेस कर रहे हैं ताकि उन अरोरास फॉर्मेशन के बारे में और ज्यादा पता लगाया जा सके। दोस्तों, आपका क्या कहना है इन अपडेट्स के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल स्पेस डोज को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।